नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महापौर ई अधिवेशन में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में बहुत सारी मुश्किलात हमने देखी हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि सभी के सहयोग के साथ मिल करके ही कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर को हमने बहुत बखूबी तरीके से उसको नियंत्रित किया और कम करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन चुनौतियां इस दौरान बहुत सारी थी और इन्हीं तमाम चीज़ों चुनौतियां जो अलग अलग विभागों के सामने देखने को मिली, उनको जरा जानने के लिए हमारे साथ संजीव वालिया जी, जो कि सहारनपुर से महापौर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजीव वालिया जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद शुभेंदु जी। संजीव जी, मैं शुरुआत उन चुनौतियों को लेकर के कर रहा हूं जो कि दूसरी लहर के दौरान हमने देखी हैं। शुरुआत में हमने देखा कि पहली लहर के दौरान 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इसमें प्रभावित होते हुए देखा, लेकिन दूसरी लहर में ये युवाओं को प्रभावित करता हुआ नजर आया और अब संभावनाएं, आशंका इस बात को लेकर के है कि तीसरी लहर आएगी तो जो हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत हद तक प्रभावित करेगी। तो पहला सवाल यही है कि दूसरी लहर में आपकी तैयारियां क्या थीं, और अगला सवाल ये है कि तीसरी लहर को लेकर के जो आशंकाएं हैं उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? निश्चित तौर से एक जो दूसरी लहर है अप्रत्याशित रूप से हम सबके बीच में आई संभावना थी और हम लोग उसकी तैयारी के लिए जिस प्रकार की घटनाएं कुछ ऐसी सुनने में आई कि मौतों का एकदम आंकड़ा बढ़ा, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि सहारनपुर नगर निगम उस स्थिति में हमने यहाँ शमशान घाटों की व्यवस्था और मेडिकल किट वितरण की व्यवस्था और जो कोरोना कर्फ्यू आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया था, तो निश्चित तौर से क्योंकि हमारा जो प्रथम लहर थी और उसमें हमने जो एक पूरे हिंदुस्तान में हमारी सहारनपुर नगर की कार्य प्रणाली को कोरोना के टाइम पे सहारा गया था, तो उसका लाभ मुझे दूसरी लहर में मिला और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सहारनपुर नगर निगम की ओर से लोगों को उसका लाभ मिला है। इस जंग को लड़ते हुए आप भी कोरोना कोरोना से प्रभावित हुए सर? जी, लहर के बारे में जैसे यहाँ जी जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के प्रथम चरण में ही मेरे साथ ये घटना हुई थी मार्च एंड में, और सब कुछ ये आप देख ही रहे हैं कि भाई कोई बच नहीं पाया इससे। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे अफसर और हमारे सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य अधिकारी, और निश्चित तौर से एक संकट काल था जो कह सकता हूं कि दूसरी लहर का निकल गया है। लेकिन हमने देखा कि इस संक्रमण के दौर में आप भी इससे प्रभावित हुए, बिल्कुल, और प्रभावित होते हुए भी आपने सभी व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी के साथ देखा। जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि परेशानियां और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे थे, लेकिन उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया गया जिला स्तर पर, और जो तैयारियां की गई थी उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आपके सामने आई थी उस वक्त? निश्चित तौर से सहारनपुर का जो जिला प्रशासन था, उसमें चाहे जिलाधिकारी हो, हमारे एसएसपी महोदय हो, मेरे नगरायुक्त महोदय, मेरे 80 पार्षद और मेरे सफाई कर्मचारी, सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरा सहयोग उन्होंने मुझे दिया। मैं जिस समय लगभग 15 दिन क्वारंटाइन रहा और फोन पे सारे काम करता रहा। मेरे नगरायुक्त भी उसके बाद कोरोना पीड़ित हो गए थे। मेरा एक गैराज का जो मेन गैराज नायक था, जो गैराज का प्रभारी था, उसकी डेथ कोरोना से हुई। निश्चित तौर से कि कुछ परेशानियां, लेकिन फिर भी मेरे 80 पार्षदों ने, मेरे सभी सफाई कर्मचारियों ने, नायकों ने बहुत सहयोग किया। और परेशानियों में मैं ये कह सकता हूँ कि सहारनपुर नगर निगम की तरफ से कोई विशेष परेशानियां तो नहीं आई, लेकिन फिर भी जैसे मेडिकल किट वितरण का जो कार्य था वो भी मैंने यहाँ पे संभाला, और जो टेलीमेडिसिन का कार्य था वो पहले चरण में प्रथम जो लहर थी उसमें पूरे हिंदुस्तान में सराहा गया था, और वो हमारा बदस्तूर जारी हुआ। और उसमें जो IM में हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं, उन सब ने बहुत सहयोग किया। और मैं कह सकता हूँ कि अब की बार सहारनपुर कोरोना में ग्रसित होने के बावजूद भी वो आपाधापी वो स्थिति नहीं थी कि। और अब तीसरी लहर के बारे में भी आपने मेरे से प्रश्न किया था। मैंने सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से जिला अस्पताल को 1,90,40,40,000 रुपए का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए धनराशि
अवमुक्त कर दिया है अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए। और उसमें नगरायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय सबके साथ बैठक करते हुए RT-PCR की जो टेस्टिंग मशीन हमारे यहाँ थी, शुरुआत के काल में 10-10, 12-12 दिन में रिजल्ट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से परेशानी खड़ी हो रही थी। मैंने लगभग 2 माह पूर्व ही एक 16 लाख रुपए की RT-PCR की मशीन सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से, जो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज है, उसमें लगवाई। और उसके बाद वो मशीन लगने के बाद हमें नेक्स्ट डे रिजल्ट उसके मिलने शुरू हुए RT-PCR के। तो मैं कह सकता हूँ कि सहारनपुर नगर निगम की जो जिम्मेदारी थी उसने बखूबी निभाई है। आपने टेली मेडिसिन का जिक्र किया है सर। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में जो पेशेंट्स थे उनके सामने बड़ी परेशानी ये थी कि हम एक्सपर्ट से कैसे सलाह लें, अगर हम संक्रमित हो गए हैं तो कैसे हम जानकारी लें। आपको लगता है कि लोगों को जानकारी पहुंचाने में और जो संक्रमित हो चुके हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाने में ये कारगर साबित हुआ? जी जी, मैं बता रहा हूँ कि कोविड कंट्रोल रूम मेरे यहाँ जिला प्रशासन के साथ ही सहारनपुर नगर निगम का अलग एक कोविड कंट्रोल रूम स्थापित हो गया था। और पंजाब, यहाँ तक के लोगों ने मेरे सहारनपुर की टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाया। और जो सहारनपुर के जो हमारे सम्मानित और अच्छे डॉक्टर्स थे, IMA से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग करा, क्योंकि वो एक तरीके से घर पे खाली थे। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन लोगों ने जो मेरे शहर की सेवा करी और जो उन अन्य शहरों की सेवा करी, उसके लिए मैं IMA का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या लगता है संजीव जी आपको कि जन जागरूकता को लेकर के कुछ कमियां रह गई थी, या आपको लगता है क्योंकि पहली लहर के बाद हमने ये देखा था कि संक्रमण दूसरी लहर में ज़्यादा इसलिए बढ़ा कि लापरवाही आम लोगों की तरफ से ज़्यादा बढ़ी, तो क्या इसमें जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंच पाई या उसमें कुछ थोड़े से लैप्सेस रह गए? जागरूकता के बारे में मैं कह सकता हूं कि लगातार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, मेरे अगर नगर निगम की बात करो तो सहारनपुर नगर निगम द्वारा जब से ये प्रथम लहर का समय गुजरा, उसके बाद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और सबसे कह रहे हैं। लेकिन आपने पूरे देश में एक चीज देखी होगी कि जब ये प्रथम लहर का समय निकल गया तो लोगों ने धीरे धीरे शादियों में, विवाह समारोह में जिस प्रकार गैदरिंग और मास्क का प्रयोग ना करना और हाथ मिलाने की जो एक प्रथा, मैं कहूंगा कि वो छूट गई थी, वो फिर पुनः स्थापित हुई। और ये धीरे धीरे ये फिर ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ। और आप आज ही मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीन के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे देश के जो अज्ञानता कह लो, अनपढ़ता कह लो, कुछ राजनीतिक कारण भी है। आप सब देखते हैं कि टीवी चैनलों के माध्यम से कभी कोई अफवाह कभी हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये भी बहुत प्रभावित करती है इन सब चीजों को। आज ही मेरी नगरायुक्त महोदय से बात हुई और मैंने नगरायुक्त महोदय को ये बात कही कि कल मेरा वो आदेश जारी हो जाएगा। हमारे नगर निगम सफाई कर्मचारी या कोई भी जो हमारे नगर निगम का सारा स्टाफ है, अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएगा तो उसको अगले महीने की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उसकी तनख्वाह जब वो वैक्सीन का प्रमाण पत्र हमें दिखाएगा। तो ये सहारनपुर नगर निगम ने एक नया प्रयोग किया है। मेरा ये मानना है कि देश में शायद ये पहला प्रयोग। तो इस प्रकार की जागरूकता सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से हम लगातार फैलाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग बाग जो है वो लापरवाह हो गए थे और उसका कहीं ना कहीं नुकसान देश को झेलना पड़ा। निगम कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए तो बेहद बेहतरीन ये कदम है, लेकिन सर आपको लगता है कि लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए कुछ और भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, और क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है? निश्चित तौर से सरकार लगातार इस पे प्रयास कर रही है कि 100% वैक्सीनेशन कैसे हो। आप देखते हैं, हम टेलीविजन पे भी बहस देखते रहते हैं और भी धर्म गुरु के माध्यम से ये समझाया जा रहा है लोगों को, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं के माध्यम से समझाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही इसका अंतिम इलाज है। और मास्क का प्रयोग, 2 गज दूरी का प्रयोग ये तो है ही, लेकिन इसका अंतिम उपचार वैक्सीनेशन है। और धीरे धीरे लोग इस लाइन पे आ भी रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तीसरी लहर आती है और वो उतना ही समय लेती है जितना दूसरी लहर ने लिया है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि तीसरी लहर का कोई भी नुकसान देश को नहीं होगा। और साथ ही साथ सर हम ये भी मान कर के चल रहे हैं कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर की आशंका है।
तो हमने पहले के मुकाबले किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस किया है, तैयारियां किन चीज़ों पर की है? क्योंकि लगातार ये दावा तो किया जा रहा है कि हम पहले के मुकाबले इक्विपमेंट्स ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या दूसरे प्लांट हों वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो टेक्नीशियन हैं या टेक्निकल टीम अगर भर्ती करने की बात हो या जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी उपलब्धता की बात हो, क्या उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर है? क्योंकि तीसरी लहर के समय ये टेक्निकल चीज़ों के साथ-साथ इन लोगों की, इन कर्मियों की भी बहुत हद तक ज़रूरत पड़ेगी। मैं देख रहा था हमारे केंद्रीय कौशल विकास मंत्री हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, तो उनका मैं अखबार में बयान देख रहा था कि केंद्रीय स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर हर प्रदेश में अगली चरण से पहले ये कार्य शुरू हो गया है कि उन्हें कौशल विकास के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स स्टाफ और उन्हें इस प्रकार से जागरूक किया जाए कि डॉक्टर से अलावा एक नई टीम खड़ी की जाए जो ऑक्सीजन के माध्यम से या एक प्राथमिक उपचार के माध्यम से इस बीमारी पर कंट्रोल कर सके। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, अगर इस बीमारी को आपने देखा होगा, अगर हमने इस बीमारी को प्रथम 4-5 दिन में, 6 दिन में पकड़ लिया तो उसके बाद ये बीमारी आगे नहीं गई। अज्ञानता की वजह से जो लोग घर पड़े रहे या मैं कह सकता हूँ कि 10-12 दिन उन्होंने कहीं ना कहीं लेट किया, तो उसके बाद ये बीमारी हाथ से निकली है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं परिवार को, देश को झेलना। और इसीलिए लगातार लोगों को जानकारी भी पहुंचाई जाती रही और इंडिया न्यूज़ लगातार ये कोशिश करता रहा ओपीडी कार्यक्रम के जरिए भी कि लोगों तक हर तरीके की जानकारी जो अपने घर में है उन तक भी वो जानकारी पहुंच सके। लेकिन सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के बार बार चर्चाएं हैं और मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें छोटे बच्चों को प्रभावित होने की संभावना इसमें ज़्यादा नजर आती है। ब्लैक फंगस की आज दूसरे फेज़ के अंदर भी जो लोग संक्रमित हुए, जो रिकवर हो चुके हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। पहली जंग वो जीत चुके थे कोरोना से, लेकिन अब ब्लैक फंगस को लेकर के एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। तो ये जो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं कोरोना के, अलग अलग रूप इसमें इस दौरान देखने को मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए भी क्या प्रशासन की तरफ से निगम के तौर पर तैयारियां की गई हैं? निगम के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। एक प्लांट जिला अस्पताल में, जिसका मैं बता रहा हूँ कि लगभग 2 करोड़ रुपए सहारनपुर नगर निगम में दे के लगवा दिया है। और सफाई व्यवस्था, जैसे अभी लगभग 20 दिन से मैंने सहारनपुर में जितने भी हमारे नाले हैं सब नालों की सफाई का काम, क्योंकि देखो बीमारी से बचाव के लिए सफाई एक अहम मुद्दा है। तो यही कह सकता हूँ कि कार्य तो स्वास्थ्य विभाग का ही है कि दवाई वितरण और ये सारा का सारा। हमारा जो कार्य है, जो अपने सहारनपुर नगर निगम में सफाई व्यवस्था मेन है इसमें, तो उसमें मेरा पूर्ण रूप से फोकस है। और इसमें कहीं ना कहीं पार्षद लोग, निगरानी समिति के बारे में मैं कहूँगा, मेरी निगरानी समिति जिसके मेरे पार्षद अध्यक्ष है, उन सबको ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर गन और ये सब वितरण, इसके अलावा साबुन वितरण, सैनिटाइजर वितरण, ये सब कार्य मेरी निगरानी समिति द्वारा, निगरानी समिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हमारी आशा कार्यकर्ती, मेरे पार्षद, उसके निगरानी समिति के अध्यक्ष, उन सबके माध्यम से लगातार हर मोहल्ले में जागरूकता, हर कॉलोनी में जागरूकता फैलाते हुए। और 50 गाड़ियां मेरी सुबह, जो मैं कह सकता हूं कि सफाई व्यवस्था में लगी रहती है, शाम को उन्हीं गाड़ियों से, और उसके अलावा जो परमानेंट गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों से कॉलोनियों में, बाजारों में जागरूकता अभियान ये लगातार मेरा चल ही रहा है पिछले 3 महीने से। तो जागरूकता ही मेन है कि सहारनपुर नगर निगम अपना जो उसके अपने कर्तव्य, अगर वो अपने कर्तव्य को पूरा करेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। और लहर से हम बच सकते हैं। और तीसरी लहर से तभी बचा जा सकता है जब पहले से एहतियाती तौर पर कदम उठाए जाएं, और इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। और संजीव जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने भी हुए हैं, लेकिन हम आपको लगातार कई चीज़ों के बारे में, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में अलग अलग संस्थाएं, क्योंकि विभाग हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं
और जो प्रशासनिक अमला है सभी ने एक साथ मिल करके एकजुट होकर के ये कोशिशें की हैं और तभी इन कोशिशों का नतीजा ये है कि सार्थक इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं और कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर से हम धीरे धीरे अब बाहर निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में निगम की भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका जिक्र भी संजीव जी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है। निगम के तौर पर साफ सफाई को लेकर के शहर में अलग तरीके से काम किया गया और कितना काम किया गया है ये भी हम जानेंगे और ये भी हम समझेंगे। और ज़रा आगे बढ़ते हुए मैं संजीव जी से ज़रा ये भी जानूंगा कि मौजूदा वक्त में जो साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे उसको बेहतर किया गया है, क्या चीज़ उसमें और ज़्यादा सुधार के जरिए लाने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन होना बहुत हद तक ज़रूरी है। जिन घरों के अंदर कोरोना आप एंटर कर चुका था, जहां पर कई लोगों को वो प्रभावित कर चुका था, लोग मुश्किल में थे, ऐसे समय में सैनिटाइजेशन का काम और जो फ्रंट लाइन में आकर के खड़े होकर के लोग काम कर रहे थे, चाहे वो निगम के कर्मी हो या तमाम स्वास्थ्य कर्मी हो, सभी लोगों के एक साथ प्रयासों के जरिए ही आज कोरोना को हम पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसमें हमें बहुत हद तक और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तैयारियों को भी हमें यहाँ मुकम्मल करना होगा और पहली लहर के बाद दूसरी लहर में जब हम दाखिल हुए तो उस वक्त हमसे कुछ चूक हुई या जो चुनौतियाँ हमारे सामने आई थी तो उनको हमने कैसे किस तरीके से बेहतर तरीके से उससे निपटे और क्या हमने सीख ली है, क्या हमने सबक लिया है, इन सभी चीज़ों को हमें आगे अगर थर्ड वेव आती है, तीसरी लहर अगर आती है जो कि सबसे ज़्यादा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो उसके लिए हमारी कोशिशें क्या होनी चाहिए, क्या अलग स्ट्रैटेजी हमने तैयार की है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि शुरुआती फेज़ के अंदर पहली लहर के अंदर चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो हैंड ग्लव्स हों, ये सभी चीज़ें भारत में निर्मित नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हमारे सामने चुनौतियां खड़ी होती गईं, हमने उनका समाधान भी किया। दूसरी लहर के समय हमारे सामने एक और परेशानी खड़ी हुई जो कि ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर के बड़ी मात्रा में जब मांग बढ़ती चली गई तो उसका भी समाधान किया गया। और ये सब कुछ कोशिशें सार्थक तभी हो पाई जब सभी विभागों की तरफ से, सभी अलग अलग महकमों की तरफ से और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी सहयोग मिलता चला गया। और इसी का नतीजा है कि आज हम धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के इस भंवरजाल से बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें हमारी आगे भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन एक निगम के तौर पर और क्या इसमें तैयारियां इस दौरान की जा रही हैं, किस तरीके के काम इस दौरान किए जा रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के प्रदेश के मुखिया लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लगातार फीडबैक लिया जाता रहा है और उसके ज़रिए जाना गया है कि कैसे हमने अभी तक के सिस्टम को बनाया है और आगे आने वाले समय के लिए जो नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होने वाली हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। हालांकि ये सब कयासों के दौर हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं ये पहले से उसको भापा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत की दवाइयाँ हैं या फिर वैक्सीनेशन के अभियान हैं, उनको कैसे तेज़ किया जाए, जन जागरूकता के जरिए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीकाकरण के बारे में सही जानकारी पहुँचा पाएँ और हर किसी के घर तक अगर कोरोना से संक्रमित कोई शख्स किसी घर में पाया जाता है तो वहां पर हम कैसे सैनिटाइजेशन का काम कर पाते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार ये कोशिशें निगम के तौर पर एक महापौर के जरिए की जानी होती हैं। और जिस तरीके से सहारनपुर के अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं वो हमने संजीव वालिया जी से जानी हैं, समझी हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि बहुत बेहतर तरीके से हमारी कोशिश रही है और आने वाले समय में भी हमारी जो प्लानिंग है वो किस तरीके की है, ज़रा वो आगे जान लेते हैं। संजीव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आगे हम समझना चाहेंगे आपसे कि अब निगम के तौर पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अलग अलग संस्थाएं हों, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, सभी के तालमेल की वजह से, सभी के सामंजस्य की वजह से ही आज हम एक साथ इस कोरोना वायरस से लड़ पाए हैं। उसमें सफलता हमें तभी मिल पाई है। तो सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है सहारनपुर में? मैं आदरणीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगातार प्रदेश के दौरे के क्रम में सहारनपुर का दौरा भी अभी लगभग 10 दिन पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रहा। उसमें आगे उन्होंने सहारनपुर निगम के कार्यों की समीक्षा करी और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हम सबको मिला। और जिस प्रकार से योगी जी लगातार कार्य कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमें उत्साह मिल रहा है। उस उत्साह में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब उन्होंने 2014 में जब अपनी सत्ता संभाली और लाल किले के प्राचीर से जब प्रथम उद्बोधन में उन्होंने
हिंदुस्तान को एक स्वच्छ हिंदुस्तान के देखने के लिए एक घोषणा की और उसमें एक प्रतियोगिता पूरे प्रदेश में घोषित करी कि हर निगम का एक रैंकिंग घोषित की जाएगी। तो 2018 में जब मैंने अपनी सहारनपुर नगर निगम की कुर्सी संभाली, उसमें मेरे सहारनपुर नगर निगम का नंबर 750 शहर में 349 हुआ था। तो सफाई के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि 349 से फिसल कर 2019 में मेरे शहर का नंबर 97 आया और 2020 में मेरे शहर का नंबर पूरे देश में 49वां आया। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2021 में जो नई रैंकिंग आदरणीय हरदीप पुरी जी के द्वारा घोषित की जाएगी तो टॉप 10 या टॉप 20 में मेरे शहर का नाम आएगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी पार्षदों को, अपने सभी सफाई कर्मचारियों को, जिनके माध्यम से मैंने ये रैंकिंग हासिल की है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सफाई के संबंध में आपने बात की है, ये सब चीजें सफाई से जुड़ी हुई है। मैंने अपना कार्यभार संभालने के बाद पूरे सहारनपुर में हमारे लगभग 140 कूड़ाघर हुआ करते थे, जो हर कॉलोनी हर नुक्कड़ पे थे, वो सब समाप्त करके आज 101 कूड़ाघर मैं समाप्त कर चुका हूँ। 39 कूड़ाघर मेरे पास इस समय है और उन 39 को भी मेरा लक्ष्य है अगले 1-1.5 साल में समाप्त करके मैंने सहारनपुर से बाहर ही एक लगभग 55 बीघा जमीन परचेज कर ली है सहारनपुर नगर निगम की, और 30 बीघा जमीन की फाइल मेरी मूवमेंट में है। और लगभग 2-3 महीने में मेरा ये मानना है कि एक वेस्ट सेग्रीगेशन का जो प्लांट है वो मेरा लगकर तैयार हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो मैंने रैंकिंग बताई है, उस रैंकिंग के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सफाई व्यवस्था में मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। और जो उसकी सैनिटाइजेशन की भी आपने बात की है, मेरी 15 गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां हैं वो सुबह निकल जाती है अलग अलग वार्डों में, और 100 हैंड मशीन जो है वो 200 हैंड मशीन जो है मेरी, वो जहां आपने अभी जिक्र किया था, जहां जहां घरों के अंदर सैनिटाइज करने के लिए पीपी किट पहन के जो मेरे सफाई कर्मचारी काम करते हैं। तो सहारनपुर नगर निगम की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना काल में जो सैनिटाइज की आवश्यकता थी, जो फॉगिंग की आवश्यकता थी, जो सफाई की आवश्यकता थी, वो सारा कार्य मेरे सफाई कर्मचारियों ने, मेरे पार्षदों के सहयोग से, मेरे सफाई इंस्पेक्टर्स के सहयोग से और मेरे जो नगरायुक्त है, सब पूरी टीम ने मिलकर काम किया और एक अच्छा माहौल सहारनपुर नगर निगम का, पूरे शहर भी इस मामले में सहारनपुर नगर निगम के बारे बिल्कुल में। ये एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क में बेहतर तरीके से काम किया गया और इसका नतीजा भी सामने है। रैंकिंग जो पहले के मुकाबले सुधरी है, ये सभी के सामने है। लेकिन सर संजीव जी, मैं जानना भी चाहूँगा कि आप सहारनपुर की जनता को क्या कहना चाहते हैं? सहारनपुर की जनता के लिए तो मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार सहारनपुर की जनता पिछले 3.5 साल से मेरा सहयोग और सहारनपुर नगर निगम का सहयोग कर रही है, और पिछले मेरे कार्यभार संभालने से पहले 10-15 साल क्योंकि प्रथम मेयर सहारनपुर का मुझे ही बनने का मौका मिला है, उससे पूर्व 10 साल तक निगम में कोई चुनाव नहीं हुए थे। निगम को सरकार ही चला रही थी, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही है। तो उसके बाद जनता ने महसूस किया है कि एक चुनाव बोर्ड आया, चुनाव बोर्ड आने के बाद उन्होंने मेरा कार्य भी देखा है और बहुत सहयोग, सहारनपुर की जनता बहुत पॉजिटिव वे में देखती है, पॉजिटिव वे में बात करती है, पॉजिटिव वे में अपने काम लेके निगम में आती है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि प्लास्टिक, कूड़ा, इस प्रकार की कोई भी चीज नालियों में ना बहाए, और जिस प्रकार से वो सहयोग कर रही है, तो मैं यही कहूंगा कि मास्क का प्रयोग परमानेंट करे, 2 गज की दूरी बनाए रखे, बाजारों में भीड़। और इस दूसरी लहर के बाद तो मेरा ये कहना है, निश्चित तौर से जो जिस तीसरी लहर का जिक्र आप भी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आवश्यक है कि अब हमें परमानेंट हाथ मिलाने से परहेज करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ से बचाव, शादियों वादियों में, और ये सब चीजें हैं। तो सैनिटाइजर का परमानेंट प्रयोग, साबुन का प्रयोग, तो मेरा अपनी सहारनपुर नगर निगम बिल्कुल ये बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों के जरिए एक सहयोग होना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के तौर पर बल्कि आम जनता की भी इसमें भूमिका बेहद खास है। यहाँ सर आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।